हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कैसे आप खुद के आंसर्स लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे खुद के आंसर्स लिखकर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि हमें माइंड में आंसर तो आता है कि लिखना क्या है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन पेपर पर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रीजंस कि हमें खुद के आंसर्स इंग्लिश में बनाने क्यों नहीं आते। ठीक है, उसमें 2 रीजंस हैं। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन जनरल क्वेश्चंस, राइटिंग से रिलेटेड एक आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है या फिर आप जल्दी में हो, बोर्ड एग्जाम्स हैं आपको उसकी तैयारी करनी है, तो आप पहला पार्ट स्किप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो में टाइम स्टैम्प्स दी हुई हैं। ठीक है, उन पर क्लिक कर आप रीजंस वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजंस हमें खुद के आंसर्स इंग्लिश में लिखने क्यों नहीं आते। 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज। देखो, अधिकतर हम इंडियंस क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट तो उस रीजनल लैंग्वेज में होता है, लेकिन स्कूल में हमें इंग्लिश सिखाई जाती है जब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में होते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करो किसी ब्रिटिश बच्चा है, ठीक है, जो ब्रिटेन वगैरह में रहता है, यूएस में रहता है। ठीक है, अब उसका क्या है, एनवायरनमेंट में ही वही लैंग्वेज बोली जाती है, स्कूल में भी वही सिखाई जाती है, इंग्लिश। ठीक है, तो ईजी होता है उसके लिए माइंड में से कोई भी चीज़ लिखना, पेपर पर एक्सप्रेस करना। लेकिन इंडियंस में अधिकतर क्या है कि हमारी मदर टंग कोई और सी है और हम स्कूल्स वगैरह में दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है ना, मदर टंग हमारी कैसी है इसमें हमारा दोष नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। जिस चीज़ में हमारा दोष है उसको देखते हैं। दूसरी है अप्रोच ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका क्या होता है। मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, मैं इसका खुद शिकार हूँ। ठीक है, बचपन से क्या होता है, बच्चे को क्या दिखाया जाता है, उसे पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देते हैं। ठीक है, बच्चे को क्वेश्चन का मतलब उसकी लैंग्वेज में पता नहीं होता, नेटिव लैंग्वेज में, हिंदी में या फिर किसी भी चीज़ में, ना उस आंसर का मतलब पता होता उसकी नेटिव लैंग्वेज में। ठीक है, बस वो उसको रट लेता है और डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लेता है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ बच्चे तो टॉपर भी बन जाते हैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, रट कर। रोट अप एजुकेशन हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहा है सीबीएसई स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, एविल्स ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उसमें हम इसमें डिटेल में बात करेंगे क्या खामियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर हम इसको यही छोड़ते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, अगर हम बच्चे की शुरुआत से ही इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, शुरुआत से ही हम क्या करें कि उसको खुद के आंसर्स बनवाएं, चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश में कैसे ही बना रहा है। एट लास्ट 8-9th क्लास तक आते आते इस बच्चे को काफ़ी अच्छे डिसेंट आंसर्स लिखने आ जाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर वो ऐसे लड़खड़ाएगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा असली में कैसा प्रोसेस फॉलो होना चाहिए स्कूल्स में, जो मैं चाहती हूँ होना ऐसा चाहिए कि कोई भी बच्चा है वो 1st-2nd क्लास में है, शुरुआत से ही उसको इंग्लिश ज़्यादा सिखाई जाए। ठीक है, ताकि उसको 5th-6th क्लास तक बेसिक इंग्लिश आ जाए और उसके और सब्जेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली टैकल हो जाएंगे क्योंकि वो भी इंग्लिश में है। ठीक है, तो इंग्लिश सिखाने से सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, उसके और सब्जेक्ट्स में भी आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश से उसको और सब्जेक्ट्स भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसको कैसे भी आंसर बना रहा है टूटी फूटी इंग्लिश में, बनाने दो। 7th-8th क्लास तक उसको खुद के आंसर्स बनाने आ जाएंगे इससे। ठीक है, तो रीजंस का ये सॉल्यूशन हो गया। पहला, हमारी नेटिव लैंग्वेज, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन सेकंड वन क्या है, अप्रोच ऑफ टीचिंग, इसको हमें सुधारना पड़ेगा, हमें रटवाने नहीं आंसर्स। इससे बच्चा रट्टाफिकेशन सीखता है, उसे सिर्फ रटना आता है, उसको इंग्लिश नहीं आने वाली उससे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं, इवन मेरी क्लास में भी थे, 7th-8th क्लास में भी थी जब मैं, बच्चे हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करते थे, टॉपर बन जाया करते थे रट कर। और जो बच्चे खुद के आंसर्स लिखते थे, जिनको ज़्यादा बुक के बारे में नहीं पता, सिलेबस के बारे में नहीं पता, लेकिन आंसर्स बनाने आते हैं, वो पीछे रह जाते थे। ठीक है, तो इससे रोट अप एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और हमारे टीचर्स भी इसको एनकरेज कर रहे हैं, दुख की बात ये है। ठीक है, तो रीजंस क्या है, अप्रोच ऑफ टीचिंग की अप्रोच हमें सुधारनी होगी। शुरुआत से इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश आ गई तो और सब्जेक्ट्स भी वो जो बच्चा है ना वो अच्छे समझ पाएगा। और कैसे भी उसको, मतलब वो शुरू में बना रहा है, कैसे भी उसको बन पा रहा है आंसर्स, उसको बनाने दो। ठीक है, तो पहला पार्ट हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब हम देखते हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में आते हैं सॉल्यूशंस। अब क्या है कि अगर आप एक 10th क्लास में हो, 12th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, या फिर आपको आंसर्स बनाने सीखने, आप इवन 8th-9th क्लास में भी हो, अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब जितनी गलतियाँ पास्ट में हो चुकी हैं, अब आपको खुद से आंसर्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहला है रीडिंग। देखो,
इंग्लिश में 4 चीज़ें होती हैं, 4 मेन स्ट्रेंथ होती हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ठीक है। और ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग कनेक्टेड होती हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग कनेक्टेड होती हैं, और ये चारों इंटरकनेक्टेड भी होती हैं। वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी लेटर ऑन, ठीक है। अभी हम 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं, रीडिंग और राइटिंग। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, रीड करते हो, आपकी वो एनसीईआरटी की बुक है, आपकी कोई नॉवल है, कोई फिक्शनल कोई नॉन फिक्शनल बुक है, जब आप उसको पढ़ते हो तो बैक ऑफ द माइंड में आपका बन जाता है कि आपको वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, कैसे ऑथर ने कैसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन किया है, कैसे सेंटेंसेस को बनाए हैं, ठीक है। आपको भी पता चलता है, आपको पता चलता है रीडिंग करते करते उसका मतलब समझ आता है कि ये फ्रेजेस, ये वर्ड्स मैं पिकअप कर सकती हूँ। पहले आप थोड़ी बहुत नकल करोगे उनकी वर्ड्स की, उनकी सेंटेंसेस की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको खुद के ही बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग, सबसे पहले कोई भी चीज़ रीड करोगे तो ऑब्वियसली राइटिंग भी आपकी होती चली जाएगी, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग कनेक्टेड है। जब आप रीडिंग ज़्यादा करते हो ना, तो आपको खुद के आंसर्स भी लिखने आ जाते हैं। शुरू में आप थोड़ी बहुत नकल करते हो, करनी है वो नकल थोड़ी बहुत, फिर बाद में आ भी जाएगा, ठीक है। सो जब आप रीडिंग करते हो तो क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड में आपको पता चलता रहता है कि ये फ्रेजेस इन्होंने यूज़ करे हैं, ये सेंटेंसेस इन्होंने यूज़ करे हैं, हम भी इनको यूज़ करते हैं। शुरुआत में आप नकल भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। रीडिंग करनी है, कंसेप्ट समझना है, आपके चैप्टर में कहा क्या गया है, आपको एक बार वो क्लियर हो गया, ठीक है। बुक में कैसे फ्रेजेस यूज़ करे हैं, अगर आप बिल्कुल बुक का कॉपी करते हो ना, तो एग्जाम में आपके मार्क्स तो नहीं काटेंगे, लेकिन ये पता चल जाएगा आप रोट अप कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। उनको पकड़ रहे हो, ठीक है, उनको रट्टा मार रहे हो, जो कि ठीक चीज़ नहीं है। खुद के जो आंसर्स हैं उनको बनाने की कोशिश करा करो, ठीक है। तो रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया रीडिंग और राइटिंग कनेक्टेड है, और जो चीज़ें कनेक्टेड होती है ना, उनकी आप एक चीज़ पकड़ लो, दूसरी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगी। रीडिंग करते जाओ, राइटिंग आपको ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं आपको राइटिंग नहीं करनी है, राइटिंग भी करनी है। इससे आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, रिटन प्रैक्टिस। अब अगर आपको किसी भी कोई भी आंसर लिखना है, सबसे पहले आप समझ लो आपको बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी करनी है रिटन प्रैक्टिस की, आपको आंसर्स बनाने नहीं आते, तो पहला आंसर आप बोर्ड एग्जाम्स में जाके लिखोगे क्या? नहीं, उससे पहले आपको काफ़ी आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। सैम्पल पेपर्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत सारे गूगल वगैरह पे भी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी के बैक पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, या फिर आप टॉपिक में से खुद क्वेश्चंस निकाल सकते हो और उनके खुद ही आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा कैसे वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ करने हैं, कैसे एक आंसर को स्ट्रक्चर करना है। जितना टाइम आप यूट्यूब पर ये सर्च करने में लगा रहे हो ना खुद के आंसर्स कैसे लिखें, उतने टाइम में आप असली में प्रैक्टिस कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। सही बात है ये वीडियो इनफ है आपके लिए, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है इंग्लिश स्किल्स। अब अगर मुझे आंसर्स लिखने हैं तो मुझे बहुत ही हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए? नहीं, मैंने बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट किया था, आपको बहुत ही काफ़ी अच्छी वोकैब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल बेसिक इंग्लिश, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं है, थोड़ी बहुत गलती चल जाती है, ज़्यादा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मत करना, ठीक है। थोड़ी बहुत चल जाती है, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, चाहे वोकैबुलरी ज़्यादा इतनी हाई नहीं है कोई बात नहीं, जितनी सिंपल एनसीईआरटी में होती है ना इंग्लिश, इतनी भी चलेगी, इतनी भी ठीक है, उससे भी थोड़ी नीचे भी है ना फिर भी चलेगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सॉल्यूशंस, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग करनी है। रीडिंग जितनी ज़्यादा करोगे, राइटिंग आपकी खुद ही होती जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर अगर राइटिंग होती जाएगी तो करनी नहीं है राइटिंग भी करनी है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, रिटन प्रैक्टिस आपको आंसर्स खुद से बना कर लिखने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, आंसर्स लिखने हैं, टेस्ट वगैरह देने हैं। इंग्लिश स्किल्स आपको बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आते हैं हम वीडियो के थर्ड पार्ट में, आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक अच्छा आंसर कैसा होना चाहिए, वो कैसा बनना चाहिए, एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आंसर का, उसको देखते हैं, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आया, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में रहते हैं, पता नहीं कहाँ है कि हड़बड़ी है। अरे आपको 3-4 घंटे गिवन होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, 3 घंटे आई थिंक, ठीक है। तो उसमें क्या है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ लो, फिर एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसको भी अच्छे से पढ़ो, उसका मतलब समझो वहाँ पर क्या कहा गया है, अच्छे समझ लिया, उसके बाद लिखने मत लग जाना उसके बाद भी, ठीक है। सेकंड स्टेप सुनो, सेकंड स्टेप है देन थिंक इन माइंड। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद जल्दी लिखने लग जाते हैं, एक लाइन लिखी फिर उनको लगा नहीं भाई ये तो गलत थी, उसको वहीं पे लगा दी, खराब कर दी, पूरी मिटेगी तो नहीं पेन से और ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। आंसर शीट आपकी ज़्यादा ख़राब लगेगी, अनऑर्गेनाइज लगेगी, ठीक है। जो एग्जामिनर में क्या होता है, एग्जामिनर को आपका अलग बता देती है कि आप कैसे हो, ठीक है, ज़्यादा डिसिप्लिन हो, ऑर्गेनाइज हो या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है। तो देन थिंक इन माइंड, फिर आपको सोचना है अच्छे से कि मैं आंसर कैसे फ्रेम करूँगा, क्या मुझे चीज़ें लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है आंसर शीट में, ये भी चीज़ देख के चढ़ना, ठीक है। क्या आपको ठीक लग रही है, क्या रिलेवेंट है, कितना लिखना है, टू बी प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी, कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करूँ आंसर की, बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, ठीक है। सारी चीज़ें पहले माइंड में सोच लो,
ठीक है, सोच लिया। उसके बाद आपको बढ़ना है स्टेप थर्ड पर, ठीक है। स्टेप थर्ड में 3 पॉइंट्स आते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। आप समझ लो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपके 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही है, ज्योग्राफी का समझ लो क्वेश्चन है, एल्यूवियल सॉइल के बारे में डिस्क्राइब करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एल्यूवियल सॉइल के बारे में डिस्क्राइब करो। एकदम से बताने लग जाओगे कि एल्यूवियल सॉइल का कलर, टेक्सचर कैसा होता है, नहीं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन बताओ, छोटा सा 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन बताओ कि एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न प्लेन्स में सारे में एलुवियल सॉइल ही फैली हुई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें व्हीट, राइस वगैरह होते हैं, इसमें ये जो है खादर, अभी नहीं बताना है खादर वगैरह का, ठीक है। तो 1-2 लाइन में आपने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद मेन बॉडी में आपको बताना है इसका टेक्सचर, एलुवियल सॉइल टेक्सचर में कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है, कहाँ पर पाई जाती है। एलुवियल सॉइल के 2 टाइप्स, दोनों टाइप्स में क्या फ़र्क होता है, मेन बॉडी में बता दिया 3-4 पॉइंट्स में, 3-4 लाइन्स में। फिर कंक्लूजन में आपको बताना है कि हैंस हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो एलुवियल सॉइल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बिना हम बहुत ज़्यादा खेती नहीं कर सकते, ज़्यादा एग्रीकल्चर एलुवियल सॉइल में होता है, ठीक है। और दुख की बात यह है कि अब जो है सॉइल इरोजन होता जा रहा है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा इरीगेशन की वजह से, ओवर इरीगेशन की वजह से ये सॉइल भी ख़राब होती जा रही है, ठीक है। तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ सोल्यूशन से बताना है कंक्लूजन में, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ टिप्स, ठीक है। अब मैंने वीडियो में आपको तीनों पार्ट्स क्लियर करा दिए, रीजंस, सॉल्यूशंस, कैसे बोर्ड एग्जाम्स में एक आंसर को फ्रेम करना है, 3 स्टेप्स में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है बोर्ड एग्जाम्स में आंसर फ्रेम करते हुए, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस या फिर राइटिंग, आंसर राइटिंग से ही रिलेटेड है ये भी। आंसर शुड बी अप टू द पॉइंट, जो आपका आंसर है ना वो अप टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट एकदम। आपको ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है, ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। देखो वो एग्जामिनर है, वो बहुत सारी कॉपीज चेक करते हैं, उनके पास बहुत सारा बंडल रखा होता है कॉपीज़ का, ठीक है। आपकी अकेली कॉपी नहीं है, तो जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसको बताओ 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, जितने ही वर्ड्स वगैरह में, जितने भी लाइन्स में आपको बताना है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखो आंसर ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए। पैराग्राफ्स पढ़ने से थोड़ा आलस नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ जाता है एग्जामिनर पर, और वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने को तैयार नहीं होते, ठीक है। वो आपका पूरा पैराग्राफ कट कर देंगे फिर वहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखना है, प्रिसाइज होकर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह मत देना, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद हैंड राइटिंग कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा कर्सिव होनी चाहिए या फिर बिल्कुल बुक वाली हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपको हैंड राइटिंग में कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर हो, थोड़ा गैप हो वर्ड्स के बीच में, ज़्यादा कटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। ये हैंड राइटिंग होनी चाहिए। जितने डाउट्स आपके होते हैं ना उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा अपनी स्किल्स को बढ़ाने में फोकस करो, ना कि यूट्यूब पर डालने में, कैसे वो करें, एक वीडियो इनफ होती है, ठीक है। पॉइंट्स नॉट पैराग्राफ्स, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर्स लिखना है, मैंने बताया पैराग्राफ्स में पढ़ने को एग्जामिनर तैयार नहीं होते, उनके पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं, थोड़ा हेक्टिक या फिर लोड हो जाता है एग्जामिनर पर। विच पेन, कौन सा पेन यूज़ करें, ये भी एक क्वेश्चन होता है, डाउट होता है। देखो पेन सारे अच्छे हैं, लेकिन इंक वाले पेन्स में, फाउंटेन पेन्स में, जेल पेन में क्या होता है, थोड़ा फैलने का डर रहता है, इंक फैलने का, इंक स्मज ना हो जाए इस वजह से डर रहता है, ठीक है। तो क्या करें, बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, वो आपकी प्रेफरेंस है वैसे तो। फिर आपके हाथ में कौन सा पेन ज़्यादा अच्छा चलता है, आप कैसे लिखते हो, टेढ़ा सीधा, ठीक है। अपने हाथों से ग्रिप देखो आपकी किस पेन से ज़्यादा अच्छी बनती है, आपकी मतलब कि जो पिन है, जो पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा पतला, छोटा, मोटा कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब बॉल पेन्स कौन से अच्छे हैं, फोर्ड का पेन 3-4 रुपये का आ जाता है, ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वो अच्छा है। विंटन का पेन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं, आप अपने लिए देख सकते हो क्या सूटेबल है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कम रह गया है आंसर लिखने में, या फिर बोर्ड एग्जाम शीट आपकी जो एग्जामिनर है वो छीनने वाले हैं, तो क्या करना है, आपके पास लाइंस लिखने का, पैराग्राफ्स लिखने का टाइम नहीं है, तो बस एक सिंपल सा फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम से जल्दी एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम बनाने में बड़ी आसानी होती है और सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी हो जाती हैं। हाँ, छोटे आंसर में करना, बड़े जो 5-6 मार्क्स के आंसर होते हैं उसमें 1-2 मार्क्स तो आपका कट सकता है फिर भी, क्योंकि डायग्राम बना के उसमें आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो डायग्राम फ्लो चार्ट से आपकी काफ़ी मदद हो सकती है अगर आपके पास टाइम नहीं है। टाइम है भी, टाइम बच भी गया है, तो डायग्राम फ्लो चार्ट समझा दो उसमें, ठीक है। तो एग्जामिनर खुश हो जाते हैं आपके आंसर देखकर, ठीक है, उनको लगता है भाई काफ़ी बुद्धिमान बच्चा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा कैसे हम खुद के आंसर्स डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम खुद की आंसर राइटिंग हैबिट बना सकते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रीज़न छोड़ते हैं अभी, ठीक है। रीजंस अगर आप जल्दी में उसे
देख लेना अच्छे से, मैं अभी ये नहीं बता रही इसको, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, रीडिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अपनी एनसीईआरटी बुक पे फोकस करो, कुछ और चीज़ें भी पढ़ सकते हो, कोरा वगैरह की वेबसाइट पर कुछ और उससे रिलेटेड पढ़ सकते हो इंग्लिश में। जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे, रीडिंग और राइटिंग कनेक्टेड है तो रीडिंग आपको करनी है, रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंग्लिश स्किल्स में आपको ज़्यादा वोकैब वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स में क्या आपका आइडियल आंसर होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ो, फिर माइंड में फ्रेम करो क्वेश्चन, पहले माइंड में फ्रेम होना चाहिए क्वेश्चन, देन उसको पेपर पर एक्सप्रेस करो इन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश कैसी भी। 3 पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, मेन बॉडी और हमारा कंक्लूजन, उसको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका आंसर कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके हिसाब से आपको जितनी लाइनें लिखनी है वो आप लिख सकते हो, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, हाँ, आंसर पॉइंट में होना चाहिए और पैराग्राफ्स में नहीं होना चाहिए, हैंड राइटिंग सिंपल बेसिक होनी चाहिए, पेन मैंने आपको बता दिया, डायग्राम फ्लो चार्ट से आपका आंसर ज़्यादा प्रिटी लगेगा और ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स यूज़ कर एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मुझे भी 7th 8th क्लास तक आंसर्स लिखने आ गए थे, मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे वीडियो एंड हो जाती है, जहाँ पर मैंने आपको बताए सॉल्यूशंस, ठीक है, और कैसे एक आपका आइडियल आंसर होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया मन में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछने का तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको वहीं पर क्लियर कर दूँगी। कोई सजेशन देना है कैसे मुझे अगली वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।